हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी एसएसटी की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3। इसकी पहले की भी वीडियोस में हम इस चैप्टर को पूरा रीड कर चुके हैं, बट इस वीडियो में ना मैं आपको इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, मतलब एक काइंड ऑफ नोट्स बोल सकते हैं, वो बताऊंगा और इस चैप्टर को हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमको बोलते हैं ना कि जो रीजन्स होते हैं लाइक कावेरी डेल्टा, तो ये भी एक रीजन है जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, मतलब इसके बारे में चैप्टर 2 में लिखा हुआ है। तो ये सेंट्रल लार्ज किंगडम बन गए थे। और जो क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली है वो स्टार्टिंग से ही कैपिटल थी? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो दिल्ली है वो स्टार्टिंग से ही एक कैपिटल नहीं थी। तो अभी कोई भी किसी से पूछता है कि जो हमारी इंडिया है उसकी कैपिटल क्या है, सब फटाक से बोल देते हैं हमारी इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। ठीक है, तो ये जो दिल्ली है वो हमारी इंडिया की कैपिटल कैसे बनी? तो ये बात है बहुत पहले के टाइम की, करीब करीब कुछ 12th सेंचुरी में। तो जो दिल्ली थी वो इम्पोर्टेंट सिटी बनी थी 12th सेंचुरी में। ठीक है, तो जो दिल्ली थी वो सबसे पहले बनी थी कैपिटल इंडिया की तोमर राजपूत के अंदर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो दिल्ली है वो किसके रूल के अंडर, मतलब जब कौन रूल कर रहा था दिल्ली पे उस टाइम कि दिल्ली एक कैपिटल बन गई। दिल्ली को कैपिटल किस रूलर ने बनाया? तो दिल्ली को कैपिटल बनाया है एक रूलर ने जिनका नाम था तोमर राजपूत। और फिर क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी डायनेस्टी से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तोमर राजपूत से, तो राजपूत डायनेस्टी से थे। और वो जो थे ना तोमर राजपूत, उनको हरा दिया गया था, उनको डिफीट कर दिया गया था। और उनको डिफीट करने का काम किसने करा था? चौहान्स ने, जो कि कहाँ से, मतलब मिडल 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में जो दिल्ली थी वो इम्पोर्टेंट सिटी बनी। मिडल 12th में जो चौहान्स थे वो आए, उन्होंने तोमर राजपूत को हरा दिया। तो जो चौहान्स थे ना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहाँ से थे? तो जो चौहान्स थे वो आए थे अजमेर से। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब हुआ। फिर उसके बाद जो बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स थे, तो जो जैन मर्चेंट्स थे ना वो उस टाइम पे बहुत रिच हुआ करते थे। तो जो रिच जैन मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, जो टेम्पल्स है वो सब बनाते थे यही लोग, मतलब ये जो बनाने के लिए पैसे लगते थे ना वो देते थे जैन मर्चेंट्स। तो इसका ये मतलब है कि जो जैन मर्चेंट्स है वही टेम्पल बनवाते थे। और दिल्ली के लिए ना एक स्पेशल कॉइन भी था, जैसे कि अभी मान लो इंडिया के लिए रुपए है, ठीक है, यूएसए के लिए पाउंड वगैरह है, तो वैसे ही दिल्ली के लिए उस टाइम पे एक स्पेसिफिक करेंसी थी। तो उस करेंसी का नाम था दिल्ली वर्ल्स। पर अभी जो दिल्ली वर्ल्स होते हैं वो तो नहीं होते हैं, बट पहले के टाइम पे ये होते थे। सो अभी हमको इस चैप्टर से इतना तो समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में हमें ओल्ड टाइम के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में अभी तो हमें 12th सेंचुरी के बारे में बताया गया है। 12th सेंचुरी में दिल्ली के बारे में बताया गया है कि दिल्ली 12th सेंचुरी में कैसी थी, वो उस पर किसने किसने रूल किया, ये सब हमें बताएंगे। फिर जो सबसे पहले दिल्ली पर रूल किया था तोमर राजपूत ने, उनको हरा दिया था चौहान्स ने, वो आए थे अजमेर से। फिर उसके बाद ये सब कब हुआ था, जो मिडल 12th में हुआ था ये सब, जिसमें चौहान्स ने हरा दिया था राजपूत को। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultans in the beginning of 13th century. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultans. तो जो दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन था ना कैपिटल के अंदर, उसकी नींव जो थी, मतलब सबसे पहले वो स्टार्ट की थी दिल्ली सुल्तान्स ने। ठीक है, तो मतलब उसकी जो नींव रखी थी, फाउंडेशन थी, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग होती है उसकी एक फाउंडेशन होती है, नींव होती है। तो उसी का एग्जांपल है जो दिल्ली थी उसके कैपिटल बनने की जो नींव थी वो रखी थी दिल्ली सुल्तान्स ने। कब रखी थी? 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, या फिर ये बोल सकते हैं कि 12th सेंचुरी की एंडिंग में। फिर यहाँ पे कोई टेबल 1 है, उसको देख के हमको बताना है कि कौन से जो 5 डायनेस्टीज थी उन्होंने मिलके दिल्ली सुल्तान्स बनाए। मतलब जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो थी 5 डायनेस्टीज से, जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, वैसे ही दिल्ली सुल्तान्स में 5 डायनेस्टी थी। तो हमें टेबल 1 में पढ़ना है कि वो 5 डायनेस्टी कौन कौन सी थी। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मैनी सिटीज इन द एरिया डेट वी नाउ नोन एज दिल्ली। लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली, अकूना, सीरी एंड जापना। तो फिर जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ बनवाई उस टाइम पे, और उनके मतलब अभी भी वो कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ का नाम चेंज हो गया है, कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमको मैप दे रखा है, इसमें हमको बोल रहा है दिल्ली, अकूना, सीरी और जापना को लोकेट करो।
और ये हो गया दिल्ली अकूना। अब क्या है, सीडी, सीडी को भी लोकेट कर देते हैं, यहीं कहीं होगी, ये छोटी सी है। ये लो सिली भी लोकेट हो गई। अब लास्ट बचा है जापना, जापना भी यहीं पे है। जापना ये सिरी और दिल्ली अकूना के बीच में है। सो हमारे मैप पे तीनों ही लोकेट हो चुके हैं। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन तीनों को मैप में लोकेट करो, तो आप इसको देख के इसको लर्न कर सकते हैं कि मैप में इनको लोकेट कैसे करना है। अब आ जाती है इस चैप्टर की मेन चीज़। इस चैप्टर में मेन तो यही है। तो जो यहाँ पे दे रखा है दिल्ली पे किसने किसने रूल किया। सबसे पहले है राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी में आए तोमर्स। तोमर्स में कौन थे सबसे पहले, आनंगापाला तोमर। तो जो आनंगापाला तोमर थे उन्होंने रूल किया 1130 से लेकर 1145 तक। इतने टाइम तक उन्होंने रूल किया। और ये जो पूरा है उसकी स्टार्टिंग हो रही है अर्लियर 12th सेंचुरी से। फिर उनको किसने हरा दिया, चौहान्स ने। चौहान्स में उनको हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, इनका नाम आपने सुना ही होगा। फिर चौहान्स के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, राजपूत डायनेस्टी होगी ये। तो उसके बाद आई अर्ली टर्किश डायनेस्टी। तो इसके जो फर्स्ट रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद आए शमसुद्दीन इल्तुतमिश। फिर आई रज़िया। फिर आए गियाजुद्दीन बदबन। तो उसके बाद ये जो रज़िया है ना उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना वो क्या था, सबसे पहले टर्किश रूलर थे अर्ली टर्किश में। और फिर उसके बाद जो रज़िया थी वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो रज़िया की तो हमको पूरी स्टोरी दे रखी है इसमें। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल रूलर थी जिसने दिल्ली पर रूल किया है। फर्स्ट और लास्ट भी यही रूलर है जिसने दिल्ली पर रूल किया है, जो कि फीमेल हो। क्योंकि एक फीमेल के लिए रूल करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब ये नहीं है कि वो रूल कर नहीं सकती है, वो रूल कर सकती है, बट लोगों को एक फीमेल को रूल करने नहीं देंगे ना, क्योंकि उस टाइम पे लोग ऐसे ही थे कि मतलब इसमें हमको पूरी स्टोरी दे रखी है रज़िया के बारे में, वो स्टोरी भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें भी आपको कुछ नहीं देखना, बस फर्स्ट देख लेना है कौन है। फिर आगे उसके बाद खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी में थे क्या, जलाउद्दीन खिलजी और फिर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे गियासुद्दीन तुगलक। फिर है मोहम्मद तुगलक। फिर है फिरोज शाह तुगलक। फिर आ गई शाहिद डायनेस्टी, उसके हैं खिर्ज खान। फिर आ गई, मतलब इसके पास एक ही रूलर थे। फिर आगे लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के भी एक ही रूलर थे, बहालुल लोधी। तो जो लोधी डायनेस्टी थी वो सबसे लास्ट डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली पर रूल किया। सबसे पहले थी राजपूत डायनेस्टी, सबसे लास्ट थी लोधी डायनेस्टी। सबसे पहले थे तोमर राजपूत, सबसे लास्ट था बहालुल लोधी। सो बस यही था, ये जो पूरा चार्ट था इसमें मेन तो यही चीज़ें हैं कि आप देख लो कितनी डायनेस्टी थी। फिर ये देख लो उनके फर्स्ट रूलर कौन थे। एक यूनिक में आप रज़िया को देख लो, रज़िया फीमेल रूलर थी। और इनके ये डेट्स कब से कब तक रूल किया वो उतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको याद करने हैं तो बस आप ये याद कर लो कि जो तुगलक डायनेस्टी है उसके सबसे पहले रूलर है गियासुद्दीन तुगलक। उन्होंने कितने से कितने टाइम तक रूल किया, और ये याद कर लो कि उस पूरी डायनेस्टी ने कितने से कितने टाइम तक रूल किया। टाइम मत याद करो, बस साल याद कर लो कि इसने इतने साल तक रूल किया। साल निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर दो, इन दोनों को आ जाएगा कि उन्होंने कितने साल तक रूल किया। फिर अभी तक हमने पढ़ लिया कि दिल्ली सुल्तान से कौन कौन से थे, उन्होंने कितने कितने टाइम तक रूल किया। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि दिल्ली सुल्तान से क्या थे एक्चुअली में। सो जो हिस्टोरियंस होते थे ना, और जो हिस्ट्री लिखते थे उनको हम बोलते थे तवारीख, और जो हिस्ट्री होती थी उसको हम बोलते थे तारीख, और फ्यूरल में उसको बोलते थे हम तवारीख। और जो उसके राइटर होते थे जो हिस्ट्री को लिखते थे उनको बोलते थे तारीख राइटर और तवारीख राइटर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो पेपरों में आ सकता है कि जो जब दिल्ली सुल्तान थे उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज कौन सी थी। तो दिल्ली सुल्तान के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी पर्शियन। और जो तवारीख के राइटर हुआ करते थे ना, मैं बता दूँ ना कि जो हिस्ट्री लिखा करते थे वो कोई यारे गहरे लोग नहीं हुआ करते थे कि कोई भी आ गया आके बोलेगा मैं तवारीख राइटर हूँ, मैं हिस्ट्री लिखूँगा, हटो मुझे लिखने दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो जो तवारीख राइटर थे वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी होते थे, लर्नड मैन होते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था। तो हिस्ट्री लिखना है तो नॉलेज होगा तभी तो लिख रहे हैं,
क्योंकि ये जो हिस्ट्री है वो बहुत काम आएगी। अगर कोई उतना ज़्यादा समझदार इंसान नहीं हो गया और उसको बना दिया तारीख राइटर, ठीक है, उसने हिस्ट्री लिख दी, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा, उसने कुछ भी लिख दिया कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो लोग थे, उन्होंने वो सारी बैटल्स हार गए हैं, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा वियर्ड रूल थे, वो ऐसा करते थे, किसी को भी फांसी दे देते थे, तो वो ये सब लिख देंगे। तो इससे होगा क्या, आगे जब लोगों को मिलेगा ना ये सब हिस्ट्री लिखा हुआ, तो वो लोग क्या देखेंगे, अगर कोई लर्नमैन नहीं हुआ, उसे चीज़ें नहीं पता होंगी, कोई ऐसे वैसे नहीं लिख दी होगी, तो उन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी हिस्ट्री के बारे में। और अगर हिस्ट्री के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, तो हो सकता है वो उसी गलत इन्फॉर्मेशन को सच मान लो, खुद भी उसको फॉलो करने लगे, क्योंकि हिस्ट्री की कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको हम ह्यूमन अभी भी फॉलो करते हैं। ये देख के कि जो हमारे पूर्वज थे वो इसको फॉलो करते थे, तो इसलिए अगर वो लोग लर्न मैन नहीं होंगे तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन थे ना, मतलब जो ये लोग रहते थे, जो ऑथर्स होते थे, जो लर्नमैन होते थे, वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर रहते थे सिटीज़ में। वो बोलते थे हम विलेज में नहीं रह रहे, हमको रहना है सिटी में। फिर आ जाती है द सर्कल ऑफ जस्टिस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आ सकती है, इसको आपको एकदम याद कर लेना। सर्कल ऑफ जस्टिस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। तो सर्कल ऑफ जस्टिस में बेसिकली ये होता है ना कि जो किंग है, एक मान लो किंगडम है, किंगडम में किंग होगा, सोल्जर होंगे, पीसेंट्स होंगे, लोग होंगे, ठीक है। तो जो किंग है क्या वो बिना सोल्जर के रह सकता है? आप खुद सोचो, अगर किंग है कोई और उसके पास कोई भी सोल्जर नहीं है तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? सब लोग बोलोगे नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी किंगों के पास तो सोल्जर होंगे, वो अपने सोल्जर लेके अपनी आर्मी लेके आएगा, अटैक कर देगा, उसके पास सोल्जर का ऐसे भी नहीं होगा, क्या होगा, वो आराम से हार जाएगा। तो इसलिए अगर किसी पे किंग पे सोल्जर नहीं होंगे ना तो वो किंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं कि जो किंग है वो सोल्जर के विदाउट सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें सर्वाइव करने के लिए सोल्जर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जो सोल्जर है, वो फ्री में तो किंग के लिए काम करेंगे नहीं, जो सोल्जर है उनको भी सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, खाना। तो जो खाना है वो कैसे आएगा, पैसे से। सो ये आप इस बात से भी एग्री करोगे फिर तो कि जो सोल्जर्स है वो मनी के बिना नहीं रह सकते हैं। और जो मनी है वो कहाँ से आएगी, तो जो मनी है वो आएगी पीजेंट से। पीजेंट मतलब फार्मर। तो जो फार्मर होंगे वो ऐसे फ्री में तो मनी दे नहीं देंगे, कह रहे भाई हमारा मन कर रहा है ये लो पैसे ले जाओ। अगर हम जो किंग है उसको पैसे चाहिए पीजेंट से, उसको क्या करना पड़ेगा, पीजेंट को खुश करना पड़ेगा। खुश करने के लिए उसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो किंग ने सोचा अबे यार कैसे खुश करूँ इन्हें, ऐसे तो ये मुझे पैसे नहीं देंगे और मेरे पास इतना पैसा आ नहीं रहा कि मैं इन सोल्जरों को रखूँ। सोच के किंग ने होगा वो बोलेगा, बोलो किंग ने सोचा कि एक काम करता हूँ ना, मैं इनको एकदम अच्छे से रखूँगा, एकदम अच्छी प्रजा की तरह रखूँगा, इनको जस्टिस दूंगा, इनके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर इनके साथ में इनको अच्छे से जस्टिस दूंगा ना तो ये लोग सोचेंगे कि ये तो बड़ा अच्छा किंग है, हमको इसको टैक्स दे ही देना चाहिए। तो ऐसे करके जो किंग है अगर वो जस्टिस नहीं करेगा अच्छे से तो जो पीसेंट है वो रिवेन्यू नहीं देंगे। अगर पीसेंट रिवेन्यू नहीं देंगे तो रिवेन्यू किंग को नहीं मिलेगा, और अगर किंग को रेवेन्यू नहीं मिला और उसने रेवेन्यू सोल्जर को नहीं दिया तो सोल्जर किंग के लिए काम नहीं करेंगे, हो सकता है गुस्से में जाके वो एक किंग को ख़त्म कर दे। तो इसलिए जो पूरा सर्कल ऑफ जस्टिस है इसका मेन यही है कि जो हर एक आदमी है वो किसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि जो किंग है वो डिपेंड है सोल्जर पे, जो सोल्जर है वो डिपेंड है किस पे, रिवेन्यू पे, जो रिवेन्यू है वो डिपेंड है पीसेंट्स और फार्मर्स पे, और जो पीसेंट और फार्मर है वो रिवेन्यू तभी देंगे, मतलब जो पीसेंट और फार्मर है वो डिपेंडेड है किंग पे। तो घूम फिर के स्टार्टिंग हो रही है किंग से, घूम फिर के एंडिंग भी हो रही है किंग से। तो आप इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल लिखना है तो सिंपल लिख सकते हैं। डायग्राम अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम भी बना सकते हैं, मतलब किंग इज डिपेंडेंट टू ऐसे करके पूरा ऐसे एक सर्कल बना सकते हैं जिस पे सब लिखा हो। तो आपका जो मन करे आप वैसे आंसर दे सकते हैं। और डायग्राम वाले में आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि डायग्राम बना के आंसर दे सकते हैं कि नहीं। अगर डायग्राम वाला नहीं कर सकते हैं तो आपके नंबर कटेंगे, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि डायग्राम बना के आंसर दे सकते हैं कि नहीं। बट अगर नहीं है तो ये सबसे बेस्ट वे है, आपको क्या लिखना है, किंग इज डिपेंडेंट ऑन पीजेंट्स, सॉरी किंग इज डिपेंडेंट ऑन सोल्जर्स, सोल्जर्स आर डिपेंडेंट ऑन the revenue and the revenue is coming from the peasants and peasants are dependent on king. The circle of justice is basically a circle in which all are dependent to each other. तो एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। और अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया ना
कि जो सर्कल ऑफ जस्टिस है उसको कब लिखा गया था, तो सिंपल सा आंसर है सर्कल ऑफ जस्टिस को लिखा गया था 13th सेंचुरी में। किसने लिखा था? फ़कीर आई मुदाबिर, तो इन्होंने लिखा था। फिर आ जाती हैं दो और चीज़ें, पहला है बर्थ राइट, दूसरा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बर्थ राइट क्या होता है? तो बर्थ राइट होता है किसी को, मतलब बर्थ राइट इज इक्वल टू, जैसे कि एक किंग है तो उसका जो बेटा है उसके पास होता है बर्थ राइट, मतलब जो किंग का बेटा है वो अगला किंग बनेगा। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो किंग का बेटा है उसके पास बर्थ राइट है, जैसे वो पैदा होगा वो समझ लो वो किंग बन गया, ठीक है। तो ये होता है बर्थ राइट। और एक आ जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका यही होता है, इसके रिलेटेड हम एक स्टोरी भी पढ़ेंगे अभी। तो जो जेंडर डिस्टिंक्शन होता है उसमें बेसिकली यही होता है कि जो जेंडर है उसके बेसिस पर लोग दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और ये ओल्ड टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इसके बारे में हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको उस चैप्टर की वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। से होता है जेंडर डिस्टिंक्शन। और मैं कब से आपको रज़िया सुल्तान की स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ, तो फाइनली आप वो स्टोरी सुन ही लेते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी की स्टार्टिंग होती है सुल्तान इल्तुतमिश से। तो वो थे एक रूलर, ठीक है, तो उन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी एज होने लगी और उन्होंने सोचा कि अरे यार मुझे किसी को तो रूलर बनाना पड़ेगा। तो इल्तुतमिश के थे 3 बच्चे, 2 थे लड़के और 1 थी लड़की। तो जो उनका सबसे बड़ा लड़का था इल्तुतमिश उससे बहुत खुश रहते थे। इल्तुतमिश ने तो पूरा सोच लिया था कि अगला तो रूलर यही बनेगा, मैं तो इसी को रूलर बनाऊंगा। तो इल्तुतमिश ने उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की, धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग देने लगे, उसे सिखाने लगे कि क्या करना होता है एक रूलर को। बट जब वो कैपेबल बन गया ना कि वो रूल कर सके, और जब इल्तुतमिश उसको रूलर बनाने ही वाले थे, बस कुछ ही दिन रह गए थे, तो एक दुर्घटना हो गई और उसमें वो जो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था वो इस दुनिया में नहीं रहा। इल्तुतमिश इससे बहुत बुरी तरह से उदास हो गए, एकदम टूट चुके थे। अब उनके पास बचे थे 2 ऑप्शन, एक लड़का था और एक लड़की थी। और तो जो लड़का था इल्तुतमिश ने सोचा कि उसको बना देते हैं। फिर उनके दिमाग में आया अरे इसको अगर मैंने बना दिया ना रूलर तो किंगडम एकदम ख़त्म कर देगा, ये 1 नंबर का नालायक है, निकम्मा है, इसके हाथ पे किंगडम देना मतलब किंगडम को ख़त्म करना। अब बस एक ऑप्शन रह गया था, तो वो ऑप्शन क्या था? रज़िया, जो उनकी बेटी थी। तो जो रज़िया थी उसको उन्होंने दे दी। वो रज़िया थी ना, वो केपेबल भी थी कि वो रूल कर सके, वो बहुत ज़्यादा केपेबल थी, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे तरीके थे, क्योंकि जब उसके बड़े भाई को वो लोग बताते थे तो रज़िया भी सुनती थी। तो ठीक है, तो रज़िया भी एक अच्छा ऑप्शन थी क्योंकि वो केपेबल भी थी रूल करने की। तो इल्तुतमिश ने सोचा और रज़िया को ही बना दिया सुल्तान। पर जो लोग थे ना उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि अरे यार हमको एक लड़की रूल कर रही है, हमारे किंगडम की क्या इज्जत रह जाएगी जब हमें बाहर पता लगेगा कि अरे इनके किंगडम को तो एक लड़की रूल कर रही है, हम अभी हमला करके जीत जाएंगे। तो लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो इसके लिए इन लोगों ने रज़िया जो है ना उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। रज़िया थी वो भी एक बार को उदास हो गई और ऐसे वो करते करते उसने सोचा कि मैं ये गद्दी छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग मुझे अच्छे से नहीं रहने देंगे, हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। मतलब लोगों की सोच कुछ ऐसी थी ना कि जो मैन हैं वो है ना वो होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, और जो वुमेन्स हैं उनको क्या करना होगा, मैन का हमेशा सबको ऑर्डिनेट बन के रहना पड़ेगा, मेंस के नीचे रहना पड़ेगा, मेंस की बात सुननी पड़ेगी। और जो एक वुमेन है ना वो कभी उन सारी चीज़ों को गेन ही नहीं कर सकती है। मतलब रूल करने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो थिंकिंग चाहिए, जो बाकी चीज़ें होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक मेल ही गेन कर सकता है, सिर्फ एक मेल ही रूल कर सकता है। एक फीमेल ये सारी चीज़ें ना कभी सीख सकती है ना वो कभी अच्छे से रूल कर सकती है। और उनकी इसी सोच की वजह से ना उन्होंने कभी ये भी नहीं देखा कि जो रज़िया है वो कितने अच्छे से रूल कर रही है, जबकि रज़िया बहुत ज़्यादा अच्छे से रूल कर रही थी, इल्तुतमिश से भी अच्छे से रूल कर रही थी। बट लोगों की सोच ऐसी थी और उसी सोच के चलते लोगों ने रज़िया को देखा तक नहीं कि वो किस तरीके से रूल कर रही है। पूरे टाइम बस उसका मजाक उड़ाते रहे, क्रिटिसाइज़ करते रहे, उसके कोई भी ऑर्डर का पालन नहीं करते थे। और जो रज़िया थी वो बहुत ज़्यादा भोली भी थी, मतलब वो उन लोगों को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ही लेती थी उन लोगों के खिलाफ। एक दिन उदास हो कि उसने क्या करा, गद्दी ही छोड़ दी, रहो मुझे दूल ही नहीं करना, तुम लोग रहो अपना किंगडम लेके खुश। सो आज की वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।